हेलो फ्रेंड्स, तो सेन केमिस्ट्री चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसे हम हिंदी में समावयवता भी कहते हैं। और हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है और इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि हम जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक होता है जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम केवल और केवल संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। केवल उसमें हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होगा उसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे, कुछ कंपाउंड जिनका अणुसूत्र तो एक समान होगा लेकिन उनकी संरचनाओं में कोई ना कोई भिन्नताएं पाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसी तरह से जो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप्स है वो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। इसको हम हिंदी में संरचनात्मक समावयवता का नाम भी देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसे हम संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समावयवता के बारे में जानकारी होना चाहिए। समावयवता आखिर होता क्या है। तो असल में ये होता है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, एक से अधिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र बिल्कुल एक समान होता है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ भौतिक गुणों में या रासायनिक गुणों में क्या होता है, कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह के जो समावयवी होंगे उन्हें इस तरह के जो पदार्थ होंगे उसे हम क्या नाम दे देंगे, एक दूसरे का वो समावयवी कहलाते हैं और उनका ये गुण क्या कहलाएगा, समावयवता कहलाएगा। तो इसी तरह से हम फर्स्ट देख रहे हैं हमारा संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता में हम बारी बारी से, इसमें नाम से पता चल रहा है आपको कि इसमें संरचनाओं में कोई ना कोई भिन्नताएं होगी। ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र बिल्कुल एक समान होगा लेकिन उनकी संरचनाओं में भिन्नताएं पाई जाएगी। तो उस टाइप के समावयवी को हम संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। तो देखते हैं बारी बारी से इसका। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, चेन आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है। तो चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम श्रृंखला समावयवता भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, श्रृंखला समावयवता भी कहते हैं। तो श्रृंखला समावयवता से जानकारी के लिए हमको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या होगा, ऐसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनका जो अणुसूत्र होगा एक समान होगा, लेकिन अणुसूत्र एक समान होने के साथ साथ उनमें जो कार्बन की श्रृंखलाएं पाई जाएगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस टाइप के जो समावयवी को हम क्या नाम देंगे, श्रृंखला समावयवता, या फिर इंग्लिश में चेन आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH3। अगर इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, उसी तरह इसका जो एक आइसोमेरिज्म होगा वो होगा आपका CH3 CH CH3 CH3। इसको हम आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों में ही अगर कंपेयर करोगे तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसमें आप देख सकते हो दोनों में कार्बन के जो नंबर होंगे वो 4 होंगे, जबकि हाइड्रोजन कितना होगा, इसमें हाइड्रोजन 10 होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र दोनों में सेम है लेकिन इसकी संरचनाएं भिन्न है, इसकी श्रृंखलाएं भिन्न है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, श्रृंखला समावयवता का नाम दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरे नंबर का जो समावयवता है वो है हमारा पोजीशन समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम स्थान समावयवता का नाम देते हैं, स्थान समावयवता। तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो नाम से पता चल रहा है इसमें जरूर स्थान से ही कोई लेना देना होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी यौगिक पाए जाएंगे जिनका क्या होगा, अणुसूत्र एक समान होगा लेकिन उसमें जुड़ने वाले जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनका जो स्थान है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे अगर मैं ले लूँ C2H5OH, अगर मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो एल्कोहल है इसमें क्या है, इसमें जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप पहले नंबर के कार्बन से अटैच है, 1 2 3 अगर हम दे दे तो इसमें देख लेते हैं जो इसका जो आइसोमेरिज्म होगा, जो इसका जो समावयवी होगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH। तो इसमें भी आप फ्रेंड्स देख सकते हो, इसमें जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। और आप इसका जब
अणुसूत्र देखोगे तो बिल्कुल एक समान। इसमें भी आप कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3, हाइड्रोजन कीजिए 3 5 एंड 7 8 ऑक्सीजन 1, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी 1 2 3 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे 3 6 7 एंड 8, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसका जो अणुसूत्र है बिल्कुल एक समान है, लेकिन इसका जो कहने का मतलब है जो आपका जो समावयवी है वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें केवल और केवल क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज है, पोजीशन चेंज है, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म का नाम दे देते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है इसका। अगर आप दूसरा एग्जांपल भी देखना चाहें तो दूसरा एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जैसे CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्लोरीन पहले नंबर पे जुड़ा है। अगर मैं इसी का आइसोमेरिज्म बनाना चाहूँ तो यहाँ हो सकता है CH2 CH Cl CH3। तो आप यहाँ देख सकते हो जो क्लोरीन है वो पहले कार्बन से अटैच है, जबकि यहाँ क्लोरीन जो है वो क्या है, दूसरे कार्बन से अटैच है। तो आप देख सकते हो ये जो एल्कोहल का हमने एग्जांपल दिया, इसको अगर हम बोले तो 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं, इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल का दे देंगे हम इसका नाम। तो इस प्रकार से इसे हमने क्या कहा, पोजीशन आइसोमेरिज्म का नाम दिया। फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरे नंबर का जो समावयवता है, तीसरा नंबर का आइसोमेरिज्म है, उसके बारे में वो होते नाम से पता चल रहा है। फिर से वही बात होगी, अणुसूत्र आपका एक समान होगा, लेकिन इसमें उपस्थित क्या होगा, क्रियात्मक समूह क्या होगा, यदि डिफरेंट हो तो उससे जो समावयवी बनेंगे उसे हम क्रियात्मक समूह समावयवी कहेंगे, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम दे सकते हैं। तो जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया CH3 CH2OH, जिसको हम एथिल एल्कोहल का नाम देते हैं, एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब इसी को अगर हम चाहें तो ये ऐसे भी हो सकता है CH3OCH3। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। तो फ्रेंड्स दोनों में हमको देखने को क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर फिर से हम देखें तो दोनों में कार्बन कितना है देख लीजिए, 2 कार्बन है दोनों में। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 1। तो इसमें भी हमको देखने को मिल गया कि एक में क्या हो रहा है, एक में OH फंक्शनल ग्रुप है, जबकि एक में क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से क्रियात्मक समूह क्या हो चुका है, यहाँ चेंज हो चुका है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या नाम देंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल अगर आप और कोई दूसरा देना चाहते हो तो जैसे दे सकते हैं हम CH3 C++OCH3। फ्रेंड्स ये आप जानते होंगे, ये होता है आपका एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, जिसको गर्ल्स थिनर के रूप में भी जानती हैं, ठीक है। थिनर के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एसीटोन का नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। तो ये एसीटोन होता है। उसी तरह से हम इसमें आगे देखें तो इसका सूत्र ऐसे भी हो सकता है C2H5CHO, ठीक है। फ्रेंड्स तो ये हमारा कोई एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड। अब फिर से इन दोनों का अगर आप अणुसूत्र निकालोगे, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो निकालोगे, देखिए कार्बन कितना है 1 2 3, इसमें भी 2 और 1 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 6, 5 और 6, ऑक्सीजन इसमें भी 1 है। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता का नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से चौथे की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथा हमारा है, हम अपना चौथा आइसोमेरिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो होता है हमारा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, जिसको हम हिंदी में मध्यवयवता के नाम से जानते हैं। तो ये मध्यवयवता क्या चीज़ है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, ऐसे यौगिक होंगे जिनका अणुसूत्र तो एक होगा, लेकिन इसमें जो भाग लेने वाले जो एल्किल रेडिकल होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम लिखें CH3O C2H5 C3H7, तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोपिल मेथिल ईथर। इसको हम बोल देंगे प्रोपिल मेथिल ईथर। इसका जो समावयवी अगर हम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे भी बन सकता है C2H5O C2H5। इसको बोल देंगे डाई एथिल ईथर,
तो फ्रेंड्स इसमें हमको एक चीज़ देखने को मिला है, जो एल्किल ग्रुप है आप देख सकते हो ऊपर वाले कंपाउंड में जो एल्किल ग्रुप है वो एक में मेथिल है, दूसरी तरफ प्रोपिल है, जबकि नीचे में देखेंगे तो दोनों तरफ एथिल है। तो हम इसमें एक चीज़ हमको देखने को मिला है कि केवल और केवल एथिल ग्रुप ही, मतलब केवल और केवल क्या होगा, एल्किल ग्रुप ही चेंज होगा। ठीक है, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मध्य व्यवता का मतलब ही होगा केवल केवल, यहाँ लिख सकते हैं ओनली एल्किल ग्रुप, इसको अपन आर लिखेंगे, आर चेंज्ड, और इसके अलावा कोई चीज़ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, और एल्किल ग्रुप क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हमें एल्किल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मेटामेरिज्म। ठीक है, अब हम पांचवें की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवें नंबर का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। ये कि रिंग चेन आइसोमेर क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है कि कंपाउंड में रिंग और चैन दोनों होगा। मतलब एग्जांपल से आपको बहुत ही जल्दी समझ आने वाला है। जैसे मैं अगर ये इस कंपाउंड की बात करूं जिसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, और यदि मैं बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा 1 प्रोपीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमको मालूम चल रहा है कि दोनों ही कंपाउंड्स में जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा C3H6। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो कहने का मतलब एक रिंग के फॉर्म में है जबकि दूसरा रिंग के फॉर्म पे नहीं है। तो एक रिंग के फॉर्म में है, एक चैन के फॉर्म पे है, मतलब श्रृंखला के रूप में है। तो इस टाइप की जो समावयवी होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रिंग चैन आइसोमेरिज्म का नाम दे देते हैं। तो सभी में आप देख सकते हो कि केवल और केवल स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है और कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 6th नंबर का है वो है ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये होता है ट्यूटोमेरिज्म, हम हिंदी में इसको चलावयवता का नाम देते हैं। ठीक है, चलावयवता। तो जो 6वें नंबर का हमारा आइसोमेरिज्म है वो है ट्यूटोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई चीज़ चलने की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीलेट करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीलेट करने का मतलब हाइड्रोजन अपने स्थान से हटकर कुछ एटम से पार होता हुआ दूसरे एटम से जाके अटैच हो जाता है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस कहलाता है ट्यूटोमेरिज्म। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल ले लूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड का नाम देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन एटम जो होगा वो ऑक्सीलेट होके दो एटम को पार करते हुए नाइट्रोजन से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं CN और ये H, तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ से हटकर नाइट्रोजन से जाकर चिपक गया। और इसको अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड बोलूँ तो उसको मेरे को हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का क्या होना, हाइड्रोजन का ऑक्सीलेट होकर एक से दूसरी जगह पे चला जाना, ये कहलाता है ट्यूटोमेरिज्म। तो इस तरह का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, बस आपको ये याद रखना होगा, इस सिंबल को लिखना इसमें ज़रूरी है क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को शो करता है। ये तुरंत इसमें और ये इसमें तुरंत कन्वर्ट होते रहता है, और इसकी जो डायनेमिक जो नेचर होगा वो इतना इक्वल होगा कि ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं। इसी तरह से इसका अगर आप दूसरा एग्जांपल लिखना चाहो, जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, तो वो है आपका कीटोइनोल ट्यूटोमेरिज्म। कीटोइनोल ट्यूटोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम देखते हैं कीटोइनोल ट्यूटोमेरिज्म। तो ये होगा RC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगर इसको आगे मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा आपको RCOH डबल बॉन्ड CH2। तो फ्रेंड्स यहाँ देखने को मिलेगा जो C डबल फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड O वाला, इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं, जबकि इसको हम क्या कह देते हैं, इनोल फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक हाइड्रोजन यहाँ का होगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीलेट होकर इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा, इसलिए यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा 4 होती है, इसीलिए इस कार्बन को डबल बॉन्ड
करके हम इसको 4 करेंगे। तो इस तरह से ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट होता रहेगा इनोल फॉर्म पे, और ये वापस से फिर से इनोल फॉर्म कन्वर्ट होता रहेगा कीटो फॉर्म पे। इन दो स्टेट पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा परसेंटेज में कीटो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टोटल 6 टाइप्स थे, और 6 टाइप्स का आपको डेफिनेशन लिखना तो आसान है, उसका एग्जाम्पल कम से कम एक एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखना होगा, जिसके कारण आप आसानी से इस चीज़ को क्या कर सको, सॉल्व कर सके। अब इसके बाद हम जो सेकेंड नंबर का हमारा आइसोमेरिज्म का पार्ट था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके बारे में बात। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड नंबर के आइसोमेरिज्म की, जो होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हम त्रिविम समावयवता भी कहते हैं। ये समावयवता क्यों उत्पन्न होती है? तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होता है, मतलब अणुसूत्र भी एक होता है, इनके संरचनात्मक सूत्र या संरचनाएं भी समान होती है, सभी चीज़ें समान होती है, केवल और केवल एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। उस 3 डायमेंशनल स्पेस में उनके एटम्स या ग्रुप के बीच में का जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। केवल और केवल हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल में जो ग्रुप होंगे, जो समूह होंगे या जो परमाणु होंगे, उनका विन्यास चेंज हो जाएगा त्रिविम अंतरिक्ष में, जिसके कारण एक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमें उसके कुछ गुणों में भिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो ये इस प्रकार के जो समावयवी होंगे उसको हम नाम देते हैं त्रिविम समावयवी का नाम दे देते हैं। त्रिविम समावयवता को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, एक को हम बोल देंगे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, इसको हम हिंदी में विन्यासीय समावयवता का नाम दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम सरूपन समावयवता का नाम देते हैं। तो नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको कि विन्यासी का मतलब क्या होगा, जिनके अणुसूत्र संरचनाएं सब चीज़ समान होंगी, केवल और केवल क्या होगा, जो 3 डायमेंशनल स्पेस में यदि हम उसके ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप का जो अरेंजमेंट होगा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशंस होगा, वो चेंज होने के कारण जो आपके मॉलिक्यूल या किसी ग्रुप में क्या हो, चेंज देखने को मिले, उस टाइप को हम क्या कहेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस आइसोमेरिज्म का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम विन्यासी समावयवता को देख लेते हैं। ये 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट को हम बोल देंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं ज्यामितीय समावयवता का नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें आपको 100% श्योर होना होगा कि हमेशा ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड C हमेशा ही, तो कभी भी ऐसे समावयवी जो किस में पाए जाते हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की में पाए जाते हैं, उसे हम ज्यामितीय समावयवता भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ अगर Cl रख दूँ, यहाँ H रख दूँ, यहाँ H और यहाँ Cl रख दूँ, तो इस तरह को मैं क्या बोल दूँगा, इस तरह अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिखूँ इसी का Cl H और इस तरफ मैं लिख लिया HCl और H, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, इसकी संरचनाएं सेम है, सब चीज़ सेम है, केवल और केवल 3 डायमेंशनल में जो क्लोराइड है, मतलब जो मॉलिक्यूल है, देखो एक ही साइड में है, जबकि इसमें क्या है, अपोजिट साइड में है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इनके गुणों में क्या हो जाएगी, भिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, सिस नाम दे देते हैं। सिस क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं, अगर सेम ग्रुप एक ही साइड में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस, जबकि ये डिफरेंट साइड में होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांस, ठीक है। तो सिस का मतलब क्या है, यहाँ आप इसको क्या बोल सकते हो, 1,2 डाइक्लोरो, अगर इसका नाम देखें 1,2 डाइक्लोरो एथिन, जबकि इसमें ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथिन। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं हमारे विन्यासी समावयवता के दूसरे नंबर की समावयवता के बारे में, जिससे हम कहते हैं प्रकाशीय समावयवता। इसको हम इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रकाशीय समावयवता दरअसल होता क्या है, तो असल में एक ऐसा लाइट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, PPL कह देते हैं, जिसको हम हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, ये एक ऐसा प्रकाश है जिसका वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये क्या है, कोई समतल ध्रुवित प्रकाश है जिसका डायरेक्शन क्या है, वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। तो हम बोलेंगे कि प्रकाशीय समावयवता में फिर से वही बात होगा कि ऐसे
जो अणु होंगे जिनका क्या होगा, अणु सूत्र या संरचनात्मक सूत्र तो सभी चीज़ें समान होंगी, केवल क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका जो व्यवहार होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर क्या कर दे, मान लीजिए ये समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को कोई पदार्थ यदि मान लीजिए ऐसे है, और समतल ध्रुवित प्रकाश को जैसे मान लो ये कोई आपका कोई पदार्थ है, ये पदार्थ क्या कर दे, इस समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को क्या कर दे, घुमा कर राइट साइड कर दे। ठीक है, इस तरफ घुमा के राइट साइड कर दे, राइट साइड घुमा देता हो तो इस तरह के पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसका जो समतल ध्रुवित, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है आपका, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि कोई पदार्थ क्या कर दे, समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को लेफ्ट की तरफ घुमा दे, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे, तो इसको हम क्या कह देंगे, एल कह देते हैं। तो इस तरह से डी और एल, प्रकाशीय समवेता को हम क्या कहते हैं, डी और एल। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो जैसे ये हमारा CH3 अगर ये मान लीजिए इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि जो OH है, OH राइट साइड है, मतलब राइट साइड है। इसका ये मतलब है कि अगर इस पदार्थ में से क्या करें हम, कोई समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि गुजारते हैं तो वो क्या कर देगा, राइट साइड में उस समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को किस तरफ घुमा देगा, राइट साइड में घुमा देगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको डी मॉलिक्यूल कह सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं बनाना चाहूँ, COOH, सेम टू सेम है COH, और ये हो गया आपका, ये तो चलो ऐसा ही रहेगा, ये हो गया OHH। तो इससे हमको पता चल रहा है कि OH इस तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, कोई L मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जा रहा है। उसी तरह से अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका ये हो जाता है COOH CH3 OHH। ठीक है, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। तो OH देखिए आप राइट साइड में है, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, डी लैक्टिक एसिड कह देंगे। अब डी लैक्टिक एसिड के क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो डी लैक्टिक एसिड होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट साइड में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। उसी तरह से अगर इसी का दूसरा समावयवी अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से OH इस तरफ आ गया, H इस तरफ आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, L लैक्टिक एसिड का नाम दे दूंगा। तो इस तरह से प्रकाशीय समावयवता क्या होता है, ऐसे समावयवी या ऐसे अणु जिनका क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है, उसे से उत्पन्न समावयवी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय समावयवी कह देते हैं। एक क्या कर देता है, राइट साइड घुमा देता है प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं, या फिर आप इसको प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करवा दे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एल या फिर माइनस से डिनोट करेंगे। डी का मतलब होता है डेक्सो रोटेटरी, एल का मतलब होता है लियो रोटेटरी। तो इस तरह से हमारे विन्यासी समावयवता के अंतर्गत जो दो मुख्य रूप से दो पार्ट्स था, एक था संरचनात्मक समावयवता, एक था आपका ज्यामितीय समावयवता, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका प्रकाशीय समावयवता। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं लास्ट समावयवता के बारे में, जिसका नाम होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, या फिर हम बोल देते हैं क्या हो जाता है हमारा सर्रूपण समावयवता। नाम से पता चल रहा है इसमें केवल और केवल क्या होगा, त्रिविम अंतरिक्ष जो एरिया होगा, 3 डायमेंशनल जो एरिया होगा, उसमें मॉलिक्यूल का केवल और केवल रूप में चेंज होगा, और रूप के चेंज होने के कारण ही उसके दोनों समावयवी का जो गुण होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सभी चीज़ें समान होंगी, केवल त्रिविम अंतरिक्ष में उपस्थित उसके बॉन्ड के कारण, सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण क्या हो जाता है, इसका पूरा का पूरा गुण चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है रूप चेंज होने के कारण। इस तरह के समावयवी को हम क्या कह देते हैं, सर्रूपण समावयवी। ये आपको और अच्छे से समझ आएगा इसका एग्जाम्पल देखकर। हम इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं C2H6 जिसको हम एथेन बोलते हैं, इसके थ्रू, ठीक है, एथेन अणु। तो हम देखते हैं कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाता है, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। और ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, अगर मान लीजिए इस सिंगल बॉन्ड
रोटेट हो गया, अगर सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट कर दें तो रोटेट होने के कारण अगर ये चेंज हो गया तो ये आगे चल के कैसे दिखने लग जाएगा, ये तो सर चलो मान लीजिए ये ज्यों का त्यों ऐसे ही है, ये चेंज होके मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि इसका रूप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से जो ये ऐसा था सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण इसके रूपों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार का जो ये समावयवी है, इसी को हम क्या कहेंगे, सरूपन समावयवी। अगर आप देखोगे इसी को अगर हम, ये आपका सॉहर्स मेथड होता है, अगर सॉहर्स मेथड को हम क्या करें, ये आपका सॉहर्स मेथड का जो डायग्राम है, इस सॉहर्स मेथड को अगर हम न्यूमैन मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो न्यूमैन मेथड में ये कैसे दिखेगा, इस पॉइंट को आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा हाइड्रोजन, उसी तरह से यहाँ आप बनाओगे तो ये हाइड्रोजन और ये हो जाएगा ये हाइड्रोजन। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। उसी तरह से अगर आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे, न्यूमैन मेथड बनाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आप बना सकते हो फिर इसका बनाएंगे हम ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके ऊपर हम एक अलग से आपको वीडियो बना के दे देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप इसमें ये जान लीजिए कि जो एथेन में अगर हम सरूपन की बात करें तो एथेन में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके रोटेशन के कारण इसके पूरे मॉलिक्यूल के बिहेवियर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका पूरा रूप चेंज हो जाता है। इसीलिए इस टाइप के समावयवी को हम सरूपी समावयवी कहेंगे और ये जो परिघटना होगी वो क्या कहलाएगी, सरूपन समावयवता कहलाती है। तो इस वह चित्र के जरिए आप इक्लिप्स्ड फॉर्म और इसको हम बोल देते हैं स्टैगर्ड फॉर्म कह देते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने सारा हमारा वीडियो का जो आइसोमेरिज्म का हमारा वीडियो था वो हमने कवर कर लिया है कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। तो टोटल आइसोमेरिज्म हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी तरह से आपको कुछ और नया वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको जो वीडियो चाहिए उस वीडियो का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम वो वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे वीडियो आपके पास लेकर आते रहें।